नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 4। तो अब तक हम लगभग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस बार जो लैंग्वेज थी आपकी वो दोनों में थी, जैसे आपकी डिमांड थी कि हिंदी और इंग्लिश में रखिए, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपके 51 से लेकर 60 तक, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपके 41 से लेकर 50 तक, उसका जो पीडीएफ होगा और ये वाला जो पीडीएफ होगा उसे मर्ज करके एक साथ आपको दे दूंगा और आप दोनों से क्या कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना फिर उन्हें, ठीक है ना, एक बार वीडियो को देखने के बाद। तो पहला क्वेश्चन लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ द 1937। फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ये लिमिटेड था, मैं बता दूं यूनिवर्सल नहीं था, लिमिटेड बेस पे था। क्योंकि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे बोला जाता है ना, तो इसे बोला जाता है आपका जब क्या होता है, एक वयस्क मताधिकार बोला जाता है, वयस्क मताधिकार। तो भारत में अब ये लागू है। तो इसकी कहानी मैं बता देता हूँ आपको कि जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था, इसका सबसे पहले देखने को मिलता है जिक्र नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। उसके बाद इस चीज़ के बारे में डिस्कस होता है आपका 1931 का जो आपका कराची सेशन रहता है, ठीक है ना, आईएनसी का कराची सेशन था, उसमें डिस्कस होता है ये, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और कौन कौन सी चीज़ें थी जो 1971 में देखने को मिलती थी, तो सॉरी 1971 नहीं, आपका क्या बोला था मैंने, आपका 1931 का जो आपका क्या था, कराची सेशन था, तो उसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। एक तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है, ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है पेपर में, आपका जो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार थे। और एक चीज़ देखने को मिलती है इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, तो ये आपने याद रखना है। फिर जाके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये इंट्रोड्यूस होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, संविधान तैयार हो जाता है, तो ये तब आपका आता है 1949 में अस्तित्व में आता है। उस समय जो आपकी एज थी वयस्क मताधिकार की, वो थी 21 वर्ष कि 21 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तो आपको क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत रखा जाता था। पर आपका 61st अमेंडमेंट आता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 1988, इसके तहत इस 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया जाता है एज को। तो आज भी वही है कि जब आप 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वयस्क मताधिकार या मत दे सकते हैं। तो पहला तो हो जाता है आपका, ये गलत है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं, ये लिमिटेड था, ठीक है ना, सीमित था। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका निकल के आया था जब आपका संविधान तैयार हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है इन मुस्लिम सीट द परफॉर्मेंस ऑफ द मुस्लिम लीग वाज बेटर देन कांग्रेस, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला आपका सही है कि जो मुस्लिम सीट्स थी आपकी, वहां पर मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था वो कांग्रेस से बेहतर था। फिर मैं बता दूं 1937 का इलेक्शन बिल्कुल भी किसी लिहाज से मुस्लिम लीग के लिए बेहतर नहीं था। बेहतर इसलिए नहीं था क्योंकि एक जगह भी वो खुद के दम पे सरकार नहीं बना पाते, जहाँ पे बन पाती है, जैसे सिंध में बन पाती है या पंजाब में बन पाती है, तो वहाँ पर भी कोलाइजन के थ्रू बनती है। उन्हें क्या करना पड़ता है, आपका दूसरी पार्टीज के साथ कोलाइड होना पड़ता है, तब जाके आपके वहाँ पे वो सरकार बनती है। जो आपके 1937 के इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं आपका मेजर वोटिंग परसेंट लेके आती है और काफ़ी सारी सीटें जीतती है। तीसरा आता है कांग्रेस मेड द गवर्नमेंट इन द बंगाल एंड सिंध, नहीं, ये गलत है। बंगाल और सिंध में बनती है आपकी कोलाइजन की गवर्नमेंट जिसमें मुस्लिम लीग भी रहती है, तो ये तीसरा आपका गलत हो जाता है। तो आंसर जो बनेगा कि केवल कौन सा सही है, तो सेकंड ओनली। यहाँ पर भी वही लिखा है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली बार चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो मैंने बता दिया, नहीं था, सीमित था। कैसा था, सार्वभौमिक नहीं था, कैसा था, सीमित था, सीमित था। सभी को वोट देने के राइट नहीं थे, किन को था मैं बता दूंगा अभी आगे, ठीक है ना, पढ़ूंगा भी। मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर था, पर याद रखना कहीं पर भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती। और तीसरा है कांग्रेस ने बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी, नहीं, यहाँ पे कोलाइजन गवर्नमेंट बनती, किसकी बनती मैं आगे बताता हूँ अभी आपको। तो दूसरा ये, सॉरी मैंने आपको बता दिया कि केवल दो ही आपका क्या सही है। तो अगर पढ़ेंगे तो देख लीजिए 1937 के ब्रिटिश प्रोविंसेस में जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आउट ऑफ द 256 मिलियन पॉपुलेशन जो उस समय की थी, मतलब देखा गया ओनली 11.5% पीपल वर एलिजिबल टू वोट, केवल और केवल 11.5% लोग ही क्या थे, वोट देने के लायक थे, या समझा गया। इसे लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज बोला, सीमित वयस्क मताधिकार बोला जाता है। कारण क्या था, तो देख लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं था कि आप 21 साल के हो गए या 18 साल के हो गए तो आप वोटिंग राइट्स, नहीं,
आपको किस आधार पर था कि आपका प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप जमींदार लोग होने चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, लैंड के ओनरशिप, आप मालिक होने चाहिए, या फिर आपने उसे रेंट भी लिया हो, तभी जाकर आप क्या कर सकते थे, वोट कर सकते हैं। 1937 की बात कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चुनाव है 1937। और फिर जब आपका देखने को मिलता है 1945 का। अच्छा, द इलेक्शन वॉज स्वेप्ट बाय कांग्रेस, अभी दिखा दूंगा। तो लिखा हुआ था आइदर वॉन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द 5 प्रोविंसेस और द इमर्ज द लार्जेस्ट पार्टी। 5 में बिल्कुल तो अपना क्या बनाती है, सरकार बनाती है अपने दम पर, और बाकी जगह कोलाइजन की गवर्नमेंट बनती है। पर जो बंगाल और पंजाब वाला, बंगाल पंजाब और सिंध वाला जो रहता है, वहां पर वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, ये याद रखना, कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इन द बंगाल एंड सिंध। मुस्लिम सीट्स की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था वो कांग्रेस से बेहतर था, ठीक है ना। बंगाल और पंजाब की तरफ देखें तो मुस्लिम लीग क्या करती है, अपना गवर्नमेंट बना देती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जैसा मैंने बताया कि पंजाब और दूसरा कहाँ पे आपका बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम लीग बनाती है, पर प्रोविंशियल पर कोलाइजन गवर्नमेंट बनाती है। जैसे वाइल सिंध नॉन कांग्रेस नॉन मुस्लिम लीग गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, तो याद रखना सिंध में भी नहीं बन पाती। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है जो मैं अभी बता रहा था, आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपका हिंदी मीडियम है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और अभी पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, वैसे तो चुनाव कैसे 1920, 1923, 1926, 1930, 1934, 1945 के आसपास आपको देखने मिलता है। 1947 में आपको बर्मा भी देखने मिलता है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कटिंग ला दी है 1923 वैसे लानी नहीं थी, फिर भी देख लीजिए 1923 में 2 पार्टीज आपकी थी। एक तो मोतीलाल नेहरू की थी, पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और आप एक थी आपकी एच.एन. कुंजरू की। एच.एन. कुंजरू आपके, इनका नाम आएगा ये फजल अली, जो कमिटी थी आपकी फजल अली। आपने देखा था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आता है लिंग्विस्टिक बेस पे, तो फजल अली कमेटी 1953, तो उसके सदस्य थे ये, 3 सदस्य थे, उनमें से एक थे एच.एल. कुंजरू। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 1934 का चुनाव जब आता है, तो उसमें आपके एक तो रहती है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक रहती है आपकी सीएनपी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी रहती। तो भुलाभाई देसाई और माधव श्रीहरि आने, तो 47 यहाँ पर भी आईएनसी क्या करती, क्लॉक क्लिक करती है आपके सीट्स को। पर जो सबसे मेन देखा जाता है, अभी देख लीजिए मैं बता देता हूँ, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जहाँ जहाँ पर आपको ये ब्लू में दिख रहा है, जो स्काई ब्लू है, वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनती है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस नेशनल पार्टी थी, जिसकी बंगाल और पंजाब की तरफ आपको सरकार देखने को मिल रही है। 1934 में ये सिंध वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पीपल्स पार्टी रहती है तो वो आपका बर्मा की तरफ है, और इंडिपेंडेंट रहते हैं आपके कौन से, जहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पर, यहाँ बीच में, यहाँ बीच बीच में आपको इंडिपेंडेंट दिख रहे होंगे। और जहाँ जहाँ पर आपका ये वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल जो आपका अफगानिस्तान से लगता है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र बोला जा सकता है। और यूरोपियन का जो कब्जा रहता है वो आपका रेड में, और प्रिंसली स्टेट जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते वो किस में, आपका ये ब्राउन में दिख रहा होगा आपको 1934 का। पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 चुनाव जो आपने याद रखने, एक 1937 को चुनाव, एक 1945 को चुनाव। 1937 में तो एक तरफा स्वैप करती कौन, आपका कौन, कांग्रेस। 1937 का जो इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे जो पहली पार्टी रहती है जिसको लीड करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, पार्टी प्रेसिडेंट रहते हैं, आईएनसी 707 सीट्स जीतती है, जबकि टोटल कितनी 1585। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 106 सीटें, और सिकंदर हयात खान इनकी यूनियनिस्ट पार्टी रहती है 101 सीटें। अब एक्चुअल में होता है कि मुस्लिम लीग जो होती है मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र में आगे तो रहती है, पर अपनी क्या नहीं बना पाती, अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती। होता क्या है यहाँ पे, हालांकि ब्लर है, और मैं दिखा देता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ये आपका पूरा स्काई ब्लू में जो आपको दिख रहा है। और यहाँ तक देखिए कि जब देखने को मिलता है कि जो आपका किस तरह पे, ये देखिए पंजाब में कोलाइजन गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे सिकंदर अली खान, पर आप देख रहे होंगे कहीं पे भी ग्रीन नहीं है, ग्रीन कहीं पे भी नहीं, अकेले, मतलब ग्रीन अपने दम पे नहीं बना पाता, क्या बोलते हैं आपका AIML मुस्लिम लीग। अच्छा, दूसरा तो जो रहता है यूनियन पार्टी पंजाब में रहती पूरी फैली हुई, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, तो मैंने बता दिया बलूचिस्तान क्षेत्र में इलेक्शन नहीं होते हैं, और प्रिंसिपल स्टेट जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो आपके ब्राउन में आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो झटका काफ़ी लगता है मुस्लिम लीग को, ठीक है ना। पर 1945 में बैक करती है कौन सी और इसी के आधार पर आपका फिर बाद में जाके 1947 में आपका पार्टिसिपेशन भी इसी आधार पर होता है। 1945 के चुनाव होते हैं आपके, 102 सीट्स रहती है, आईएनसी जीतती है 59, और AIML 30 सीट्स पे अपना कब्जा करती है। तो जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो कांग्रेस के जीते हुए आपके प्रदेश है। वहीं बात करूंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस बार सिंध को जीतती है 1945 में, आपका पंजाब का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको जीतती है, और आपका पूरे बंगाल का जो रीजन है, जो आज का आपका बांग्लादेश है, उस रीजन में क्या करती है, मेजॉरिटी हासिल कर देती है। अकाली दल भी आ जाता है पंजाब में, और आपका इंडिपेंडेंट हो गया, इलेक्शन बलूचिस्तान में फिर से नहीं होते, यूरोपियन आपका रेड में दिखा रखा है, और प्रिंसिपल स्टेट आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इतना आपने याद रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट ऑल द जूट मिल्स इन द इंडिया वर कंसंट्रेटेड नियर द कलकत्ता। वो बोल रहा है कि जितनी भी भारत में जूट मिल्स थी वो कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में थी। तो ये बिल्कुल सही है, अभी बता दूंगा इसका रीजन क्या था। इंडिगो फैक्ट्रीज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन आसाम। तो आसाम की तरफ नहीं था, जो आसाम की तरफ उन्होंने की थी वो टी की करी थी, टी की खेती कर रहे थे। आज जाना भी जाता है, इंडिगो की फैक्ट्री जो ज़्यादातर देखने को मिली वो बंगाल की तरफ देखने को मिली है। और बंगाल का ही पार्ट था आपका, पहले आसाम भी था पार्ट, और बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। मैं दिखाऊंगा आगे, एक मैप है उसमें मैं सारा बता दूंगा बंगाल में आता क्या था। चलो मैं इस वाले में दिखा देता हूँ। ये पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये पूरा आसाम बोला जाता था पहले, नॉर्थ ईस्ट को जो पूरा आसाम बोला जाता, आसाम प्रोविंस बोला जाता। तो ये पूरा क्षेत्र आता था आपका, उसमें आपका बांग्लादेश भी आता था बंगाल में, ठीक है ना। उड़ीसा का नीचे वाला क्षेत्र भी आ जाता था ये वाला। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। आसाम में टी की खेती पे ज़्यादा जोर था बजाय किसके, इंडिगो फैक्ट्रीज की। बिहार का तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 का, वो माना गया 3 कठिया, जहाँ पे सिस्टम लागू था। तीसरा आता है तो गवर्नमेंट लेदर फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 1860 कानपुर। तो ठीक है, लेदर फैक्ट्रीज बिल्कुल आपके कानपुर में सेटअप की गई थी 1860 के आसपास। और द आयरन स्टील इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 साक्षी, जो आपका जमशेदपुर वाला क्षेत्र है झारखंड की तरफ, जहाँ पे टिस्को आपकी कौन सी टाटा जो आयरन एंड स्टील कंपनी है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ये भी सही है आपका, ठीक है ना। तो ये कहाँ था आपका, झारखंड में आज का झारखंड है जो। तो आपका जो गलत बनेगा वो बनेगा बी, बाकी सारे सही है। ये करेक्ट की बात कर रहा है तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी सही है। हिंदी में अगर मैं पढ़ लूँ तो ये लिखा, भारत की लगभग सभी जूट मिलें कलकत्ता के पास केंद्रित थी, बिल्कुल सही है। असम में अंग्रेजों द्वारा इंडिगो कारखानों की स्थापना की गई थी, ये गलत है। इंडिगो कारखाने बंगाल में और असम की तरफ आपको चाय, ठीक है ना। 1860 में कानपुर में सरकारी चमड़े का कारखाना स्थापित किया गया था, सही है। लोहा और इस्पात उद्योग 1907 में साक्षी में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो आंसर वही है, आबादा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ और हिंदी में पढ़ना बेहतर रहेगा, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र था, जिसमें क्या होती है, जिसकी मिट्टी में जूट की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जो आता है आपका, वो आज का जो आपका बांग्लादेश है और आज का जो बंगाल आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उसका जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन, ठीक है। यहाँ पे सुंदरी नाम के पाए जाते हैं, आपके वन पाए जाते हैं ना, इसलिए सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन डेल्टा है, नदियों के द्वारा बनाया गया रिवराइन डेल्टा, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया, पहला वाला सही हो गया। पश्चिम बंगाल में आर्द्र जलवायु और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती थी, जो जूट की फसल के लिए आवश्यक मानी जाती थी। कारखानों, इंडिगो कारखाने की बात की जाए, नील की खेती, ठीक है ना, नील की खेती। तो अगर उसकी बात की जाए तो 1777 में जब देखने को मिलता बंगाल में इंडिगो कारखाने शुरू किए जाते हैं, ब्रिटिश सत्ता के तहत बंगाल के नवाबों के साथ यूरोप में नीली डाई की मांग के कारण इंडिगो रोपड़ अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो गया था। बाद में जाके ये डाउनफॉल दिखता है, क्योंकि तब क्या होता है कि जो आपकी इंडिगो जो होती थी, जो आपका डाई होती थी, नीली डाई होती थी, वो आपका आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने लग गए थे कृत्रिम रूप से, ठीक है ना। तब इस्तेमाल नहीं किए जाते थे आपकी कौन सी जो नेचुरल डाई होती थी। तो यूरोपीय प्लांटर्स ने इंडिगो पर एकाधिकार का आनंद लिया और उन्होंने भारतीय किसानों को उनके साथ धोखाधड़ी वाले सौदों पर हस्ताक्षर करके इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया। होता क्या था उस टाइम पे कि जो बोल सकते हैं जो अंग्रेज होते थे या जो जमींदार होते थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते थे। एक क्या करवा देते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते किसानों से कि भाई इतना 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 हम तुम्हें पैसा देंगे और इतना तुम क्या करोगे, हमें बोलते हैं कि इंडिगो कल्टीवेट करके दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले से क्या कर देते थे, उनके साथ हस्ताक्षर कर दिए जाते थे सौदे में। अच्छा, सरकारी चमड़े के जो लेदर की मैंने बोला था, कानपुर छावनी की स्थापना के बाद आम आदमी और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1860 में कानपुर सरकारी चमड़े का कारखाना, जिसे बोलते हैं हार्नेस एंड द सैडलर फैक्ट्री, उसको स्थापित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है ये भी। स्वतंत्रता के बाद जब देखने को मिला तो ब्रिटिश सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका नाम ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के नाम से इसे जाना गया। आज की डेट में जो आपको देखने मिलती है वो आपको कौन से देखने मिलती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे निर्माण किया जाता है आपका किनका, हथियारों का, ठीक है ना। अच्छा, लोहा और इस्पात की बात करें तो भारत में पहला लोहा और इस्पात संयंत्र 1907 में टाटा, याद रखना, अभी बता दूंगा मैं।
टाटा स्टील जो आपका है ये टिस्को के नाम से जाना जाता था, में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। यह मूल रूप से आधुनिक झारखंड में सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित एक साक्षी नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। ठीक है ना। तो टाटा आयरन आप जानते हैं टिस्को की फुल फॉर्म, टिस्को बना था 1907 में, ये इसी की बात हो रही है। और टिस्को की फुल फॉर्म थी टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन। नहीं कॉपरेशन ही, कंपनी, कंपनी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टाटा स्टील के नाम से अब जानी जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फाउंडेड इन द 26 अगस्त 1907 जमशेदपुर झारखंड। पर साक्षी भी आप याद कर लेना, क्योंकि अगर डीप पूछेगा तो इस तरीके से कर सकता है। और फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, हेडक्वार्टर जो अब देखने को मिलता है मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और की पीपल अगर टाटा स्टील से जुड़े अभी देखने को मिलेंगे तो चेयरमैन है एन नटराजन, सॉरी नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है ना, एन चंद्रशेखरन। और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी टीवी नरेंद्रन। तो इनका प्रोडक्शन होता है स्टील का, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, वायर प्रोडक्ट हो गए, स्टील का केसिंग पाइप्स हो गए और हाउस होल्ड गुड्स हो गए। टाटा स्टील इनका निर्माण करता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, राजेश वर्मा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो लिखा है एसेस द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। नहीं, ये जो थी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपकी जो कमेटी थी, आई थिंक उससे रिलेटेड आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है ना, शक्तिकांत दास से पहले। तो शक्तिकांत दास से पहले कौन थे आपके, तो एक तो थे आपके मेरे दिमाग से हट रहा है, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, सॉरी जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था सरकार को, यानी कि जो लाभांश था डिविडेंड होता है उससे शेयर करने से उन्होंने मना किया था, उर्जित आर पटेल। हाँ, मॉनेटरी जो सिस्टम था 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, तो याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है आपकी आरबीआई, आरबीआई करती है। और कैसी पॉलिसी होती है, तो ये बाई मंथली होती है। कैसे होती है, बाई मंथली। इसी में आपका जो क्या होता है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है ना, और आपका बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है ना, एमएसएलआर हो गया। तो ये कई सारे रेट्स होते हैं जिनके बारे में बता दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप जानते हैं कि रिसेंट का जो कंपनी एक्ट है वो 2013 का है, एज वेल एज द लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसके बारे में। तो बिल्कुल सही है, राजेश वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड थी आपकी, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमिटीज एक्ट एज वेल एज द लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से। तीसरा जो लिखा हुआ एसेस द एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। और चौथा है नॉन ऑफ दिस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कंपनी अधिनियम और साथ ही सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का कार्यान्वयन से रिलेटेड थे आपके राजेश वर्मा कमेटी, ठीक है ना। अब मौद्रिक प्रणाली तो मैंने बता दी, मौद्रिक प्रणाली आप जानते हैं कि आरबीआई से संबंधित है, जिसको हेड किया था, जिस कमेटी को हेड किया था 2016 में आपका उर्जित आर पटेल ने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और हिंदी में मैं पढ़ लूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। द कंपनी लॉ कमिटी, तो सीएलसी इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हेडेड बाय द कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी थे राजेश वर्मा, हैज रिकमेंडेड दैट द 12 ऑफेंसेज अंडर द एलएलपी एक्ट। अभी एलएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप जो अभी मैंने बताया, एक्ट बी डीक्रिमिनलाइज्ड एंड द एलएलपी बी अलाउड टू इशू द एनसीडी। एनसीडी की फुल फॉर्म होती है आपका नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स टू रेज द फंड विद द एम्स ऑफ द इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप। इन्होंने क्या किया, 12 ऐसे जो ऑफेंसेस थे, ऐसे कानून थे, ठीक है ना, या बोल सकते हैं ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस, मतलब जो, जैसे मैं हिंदी में बोल दूं तो ऑफेंसेस को बोला जाता है आपका क्या, अपराध। तो ऐसे थे जिनको हटाना था, 12 अपराधों को हटाना था, ताकि बेहतर सुधार लाया जा सके देयता भागीदारी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो सेवरल ऑफेंसेस रिलेटेड टू द टाइमली फाइलिंग इंक्लूडिंग द एनुअल रिपोर्ट, कि आप समय पर क्या करो, एनुअल रिपोर्ट बनती है आपकी, कोई भी अगर बिजनेस है उसकी क्या बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है। एंड फाइलिंग ऑन द चेंजेस इन द पार्टनरशिप स्टेटस ऑफ द एलएलपी नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन। लिखा हुआ द पैनल हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू पे द पेनल्टीज, उन्हें पेनल्टी देना पड़ेगा फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस इंस्टेड ऑफ द फाइन्स व्हिच आर इम्पोज्ड आफ्टर द पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज फाउंड गिल्टी। अगर वो किसके गिल्टी पाए जाते हैं, मिसकंडक्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब अगर वो कोर्ट को क्या करते हैं आपका बोलते हैं गुमराह करते हैं। देखो लिखा हुआ है ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने की अनुमति नहीं देते, उन्हें गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करने की अनुमति है, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एलएलपी किसी भी उल्लंघन के लिए दंड लगाने का अधिकार होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पैनल ने सिफारिश की कि कंपनी को गैर अनुपालन के लिए दंड का भुगतान करने की जो एक साथी या एलएलपी द्वारा न्यायालय द्वारा दुराचार के दोषी पाए जाने पर जुर्माने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देख लो आगे पढ़ लेते हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज वुड हैव द अथॉरिटी टू लिवाई द पेनल्टीज फॉर एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट, ठीक है ना। तो कौन लगाएगा भाई,
पेनल्टी कौन लगा सकता है? रजिस्ट्रार लगा सकता है। द CLC हैज ऑल्सो रिकमेंड दैट द LLP विच आर करेंटली नॉट अलाउड टू इशू द डेट securities be permitted to issue the non-convertible debentures to facilitate the raising of the capitals in the financial officer operation. The move is likely to benefit the startups. ये किसके लिए था? कि स्टार्टअप को बेहतर बनाया जा सके। स्टार्टअप मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर नया बिजनेस खोल रहा है तो वो स्टार्टअप के तरीके से आता है। तो इसके लिए तो आपकी योजना भी चल रही है कि स्टार्टअप इंडिया चल रही है भारत में। स्टार्टअप इंडिया में कोई भी आपका क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। एक स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया में थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो होता है वो किसके लिए होता है? आपके शेड्यूल्ड कास्ट के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाती हैं, और वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी स्टैंड अप योजना भारत सरकार ने भी लागू कर रखी है। द स्मॉल फर्म्स इन सेक्टर्स विच रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हिंदी में भी यही चीज लिखी। इस कदम ने उन क्षेत्रों में स्टार्टअप और छोटी कंपनियों को फायदा होने की संभावना है जिन्हें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? यहाँ पे लिखो कंपनी ने रजिस्ट्रार को LLP अधिनियम के प्रावधानों के लिए किसी भी उल्लंघन के लिए दंड लगाने का अधिकार होगा। CLC ने यह भी सिफारिश की है कि LLP जो वर्तमान में ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है ना? गैर परिवर्तनीय मतलब जिसमें चेंजेस न किया जाए। डेट मतलब होता है जब ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसके लिए बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अंक टाट करती है आपकी। बाकी अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन्हें बोला जाता है आपका ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ब्रेटन वुड, ये आपका अमेरिका में ब्रेटन वुड। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, उनके थ्रू ये दोनों निकल के आए थे। जुलाई 1944 में दोनों बन के आए थे, और उस समय वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ बोल सकते हैं, इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। IBRD हो गई, IDA हो गई, इसके बारे में किसी डिस्कस करेंगे। आपका IFC हो गई, ठीक है ना, इंटरनेशनल आपका IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, आपका ICSID हो गया, आपका मीगा हो गया। तो ये कुछ आपके क्या है, आपके वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं हैं। वहीं IMF अगर, अच्छा मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो ये फंक्शन कब से करना स्टार्ट कर गया था? 1945 में वर्ल्ड बैंक, दोनों IMF भी, और हेडक्वार्टर का वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके आपके कौन है? तो इसके जो आपके सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे, हेड है, उनका नाम है डेविड मालपास। अच्छा एक कंडीशन बताता हूँ कि शायद से आपको पता ना हो कि जो वर्ल्ड बैंक का हमेशा कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल होगा, जो उसका हेड होगा वो हमेशा एक अमेरिकी नागरिक होगा। ठीक है ना? हमेशा एक अमेरिकी नागरिक होगा हमेशा। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक से, अच्छा एक और बोल सकता हूँ मैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, गीता गोपीनाथ तो आपकी IMF से रिलेटेड है, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरा दिमाग में सौम्या स्वामीनाथ आ रहा है, वो WHO से रिलेटेड है, SBI से रिलेटेड थी वो महिला, वर्ल्ड बैंक में भारत की आती है जो। तो चलो मैं दिमाग में रखूंगा और उसे क्या कमेंट में लिख दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। IMF भी आपका 1945 में बना था, और इसकी जो आपकी हेड है, हेड या सेक्रेटरी जनरल जो भी बोल सकते हैं, हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और एक और चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि IMF की जो हेड होगी वो हमेशा एक यूरोपियन होगी। इसकी जो हेड होगी हमेशा एक यूरोपियन व्यक्ति होगा या यूरोपियन महिला होगी, और इसकी जो होगी वो हमेशा एक ऐसी होगी USA के एक नागरिक होंगे। तो ये याद रखना। गीता गोपीनाथ नहीं आ रहा है यार, ठीक है। अच्छा IMF में इंडिया में एक आपके कौन है, इकोनॉमिस्ट है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, ठीक है ना? तो ये याद रखना। अच्छा हम टाट की बात तो अभी कर लेंगे। तो ये 1945 में ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है ना, क्या बोला था? ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, दोनों को याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक, इसका IMF की फुल फॉर्म बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मैं आगे लिख दूंगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कुछ चीज़ें बतानी इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो करेंसी है उसे SDR बोलते हैं, इसकी करेंसी को SDR बोलते हैं, जैसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्राइंग राइट्स, ये याद कर लीजिए। और IMF की करेंसी में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं? तो उसमें आ जाता है आपका जैसे US का डॉलर आ जाता है, ठीक है ना, चाइना का युआन आ जाता है, या रेनमिन भी बोल सकते हैं, रेनमिन बी, ठीक है ना। और यूरोपियन यूनियन का आपका यूरो आ जाता है,
यूके का, यूनाइटेड किंगडम का आपका पाउंड आ जाता है, पाउंड स्टर्लिंग, और जापान का आ जाता है ये। तो ये करेंसीज हैं जो आपके आईएमएफ लेता है एसडीआर के थ्रू, और इसे गोल्ड करेंसी बोला जाता है, ये याद रख लेना, गोल्ड करेंसी, ठीक है ना। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो WF की बात करूँ तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम। ये बना था आपका 1971, आई थिंक जनवरी है, पर फिर भी 1971 याद कर लेना। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कोलोगनी में। कोलोगनी का है स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है, तो हेड है क्लाउस शॉब, हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ यार मैं, ठीक है ना, शॉब, ठीक है। अंकटाड की बात कर लेते हैं अब। अंकटाड जो है, तो अंकटाड के अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है अंकटाड की, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो जारी करती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है ना कि ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट्स, तो ये जो आपका एफडीआई से रिलेटेड, एफडीआई होता है, देखो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी देश में, एक होता है एफडीआई के तौर पे, एक होता है एफपीआई के तौर पे। तो एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट, ये आपका सेफ होता है, ये आपकी सेफ होती है इन्वेस्टमेंट, बड़े उसमें होती है। जैसे आपका क्या है भारत में, अगर जैसे बोल दो, जैसे जैसे आपका बुलेट ट्रेन का है, तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, कौन कर रहा है बुलेट ट्रेन में, तो आपका जापान कर रहा है। एफपीआई होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये आपका फास्ट करेंसी होती है, फास्ट मतलब इसमें क्या होता है कि जो निवेशक होता है वो आपका शेयर मार्केट में क्या करता है, आपका इन्वेस्ट करता है। और ये थोड़ा सा रिस्की होता है। ये कैसा होता है, रिस्की होता है। रिस्क इसलिए होता है कि भारत में जैसे एफपीआई के थ्रू पैसा तो आ जाएगा, पर जैसे उन्हें लगेगा, जो शेयर मार्केट होल्डर्स होंगे आपके एफटीआई, जिन्होंने एफपीआई के थ्रू आपका क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो होगा क्या कि आपने ये देखना है कि वो उन्हें जैसे लगता है कि भारत की मार्केट डाउन जा सकती है, शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, वो अपना पैसा खींच लेते हैं। तो एफपीआई काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, एफडीआई आपका काफ़ी सेफ होता है, ये आपने याद रखना है। 2020 में क्या हुआ था कि जैसे ग्लोबल पैंडेमिक आया तो लगभग 42% का डिप देखने को मिला था पूरे पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी एफडीआई आपकी आई थी। एफडीआई क्या होता है, जब एक कोई कंपनी होती है वो दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करती है तो उसे एफडीआई बोला जाता है। तो कम से कम ये कितना हुआ, तो आपका 859 बिलियन ही इकट्ठा हुआ था, जबकि 2019 में देखने को मिला था 1.5 ट्रिलियन के आसपास, ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी। अंकटाड की अगर बात करें 1964 में बनी थी, और ये डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करता है। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन रिपोर्ट, और कमोडिटीज एंड द डेवलपमेंट रिपोर्ट। हिंदी में अगर बात करें तो ये मैंने बता दिया, 1964 में ये बना था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। व्यापार विकास रिपोर्ट हो गई, विश्व निवेश रिपोर्ट, कम से कम विकसित देशों की, कम से कम नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं अल्प विकसित बोलेंगे, कम से कम नहीं, अल्प। सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, और जिनसो और विकास, ये गलत लिखा हुआ है, कमोडिटीज़। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इंडिया एफडीआई स्टेटस जो था, कुछ देखने को मिला था कि नंबर 1 अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब परसेंटेज वाइज भारत काफ़ी ज़्यादा क्या था, वर्ल्ड में टॉप पे था। हाईएस्ट एवर एफडीआई जो हमने रिकॉर्ड की थी 2015-16 में की थी। एफडीआई इंक्रीज जो हमारा था लगभग 42% देखने को मिला था 2014 से लेकर 2016 तक। रैंक में हम 9th आते हैं। अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो आपकी 2015 थी उसमें 9वें रैंक पे थे, आज भी 9वें रैंक पे हैं। और एफडीआई रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन जो आया था वो 17 मेजर सेक्टर्स में आया था। ओपनिंग की सेक्टर ऑफ द एफडीआई जो थी वो रेलवे, डिफेंस, इंश्योरेंस एंड मेडिकल डिवाइसेस में ज़्यादातर देखने को मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आकर्षित करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। 2019 में 251 बिलियन डॉलर उसने क्या किया था, मतलब बाहर की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट की थी। चाइना आता है दूसरे नंबर पे 140 बिलियन, सिंगापुर तीसरे नंबर पे आता है 110, काफ़ी छोटा सा कंट्री है, पिद्दू सा कंट्री है बिल्कुल, और 110 बिलियन यहाँ पर क्या हुआ था, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था। फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, फिर आता है हांगकॉन्ग, फिर फ्रांस, और फिर आता है आपका कौन सा, इंडिया। उसके बाद देखें तो कनाडा आता है, और उसके बाद आपका जर्मनी आता है, ठीक है ना। अभी काफ़ी भारत अगर देखा जाएगा तो काफ़ी पीछे है, क्योंकि भारत का जो आपका लैंड फॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब डिमांड सप्लाई भारत में क्या है, काफ़ी अधिक है। फिर भी एफडीआई के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं अगर देखा जाएगा, सिंगापुर जैसा देश आगे। पर भारत में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर भारत में देखा जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा आपका जो एफडीआई वो कहाँ से आता है, तो सिंगापुर से आता है। उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएस, जापान, यूके, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और साइप्रस से आता है। ये टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज में जिन्हें क्या मिलता है, आपका
टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप देखो कि यार मॉरिशस जैसी कंट्री, इतनी सी पिद्दू सी कंट्री आपका सेकंड नंबर पे आती है एफडीआई के मामले में। तो होता एक्चुअल में वो कौन सी आपकी मॉरिशस की कंपनियां नहीं रहती, मतलब कंपनी नहीं रहती, या सिंगापुर में, या सिंगापुर की कंपनी नहीं होगी जो भारत में आपका इन्वेस्ट करेगी। क्या होती है, घूम फिर के आती है कंपनी। मान लीजिए यूएसए से आ रही, पता है उन्हें कि यार टैक्स में क्या छूट मिलती है, तो वो क्या करती है, पहले अपना क्या करती है, सिंगापुर में अपना क्या कर देती है, रजिस्टर कर देती है, उसके बाद घूम फिर के कहाँ आती है, इंडिया में आती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि भारत को फिर क्या होता है कि वो जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना टैक्स नहीं मिल पाता। तो टॉप 3 जरूर याद रखना कि सिंगापुर, मॉरिशस और नीदरलैंड, ठीक है ना। चौथा नंबर पर यूएस आता है। नेक्स्ट चलते 2019 की रिपोर्ट है, 2020 की इसलिए लाया क्योंकि मुझे मिली ही नहीं, ठीक है ना, कुछ और खास फायदा भी नहीं है, डिपी कर गया पूरा मार्केट तो 2020 और 2021 में तो भारत के और बुरे हाल हो रखे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ 7, G7 जिसे बोला जाता है। तो लिखा G7 डज नॉट हैव द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही है, G7 का कोई परमानेंट आपका हेडक्वार्टर नहीं है। ये दुनिया की जो 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उस टाइम पे, क्योंकि बना आपका 1975 के आसपास था, ठीक है ना। आज भी लगभग मेजर चंक रखता है ये पूरी इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का मेजर चंक इसके पास है। 7 देशों के पास है केवल, अभी दिखाऊंगा 40% के आसपास। तो G7 जो था वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था और कोई इसका फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं था। 1975 में ये बना था। आई थिंक ये बना था आपका अमेरिका में, आई थिंक वॉशिंगटन में बना था, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन था, ठीक है ना। फिर भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। G7 इज अ ब्लॉक, तो पहला जो आता है वो बिल्कुल सही है कि फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। दूसरा लिखा G7 इज अ ब्लॉक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, जैसा आपका क्या था, फ्रांस आता है, जर्मनी, चाइना नहीं है, चाइना नहीं आता है, चाइना की जगह इटली है। अब बोलोगे यार चाइना तो मेजर आपकी इकोनॉमिक पावर है, सेकंड नंबर पे आती है वर्ल्ड में नॉमिनल जीडीपी के मामले में। नहीं, 1975 की बात हो रही है, तो चाइना उस समय नहीं है। चाइना को जो देखने को मिला, रैपिड ग्रोथ जो देखने को मिला 1990 के बाद है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा हो गए, तो ये G7 के पार्ट है। चाइना की जगह इटली है। तो जो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट करेक्ट, जो विच इज़ नॉट करेक्ट, अच्छा विच इज़ नॉट करेक्ट तो सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखी, G7 में औपचारिक संविधान या निर्धारित मुख्यालय नहीं है, बिल्कुल सही है। और औद्योगिक लोकतंत्र, लोकतंत्र तो है ही नहीं आपका, अगर माना जाएगा कौन सा, हाँ इंडस्ट्रियल भी कहाँ से होना फिर। आप जानते हैं कि जो चाइना वो आपका कैसा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे 1 पार्टी रूल चलता है आपका। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पर देख लेते हैं। तो G7 की अगर बात करेंगे तो G7 के अभी 47 आपकी G7 सबमिट होनी है। ये कहाँ पर होनी है आपकी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम ने इसे होस्ट करना है और इंडिया को इसमें बुलाया गया एज अ गेस्ट G7 में। हालांकि भारत किसका मेंबर है, G20 का मेंबर है। G20 आपका 1999 में बन के तैयार हो गया था, G7 का पार्ट नहीं बना, G20 का है। दुनिया की सबसे बड़ी जो 20 अर्थव्यवस्था उनमें भारत आता है। G7 की अगर बात करूंगा तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में फॉर्म्ड हो गया था, ठीक है ना। इसने कोई इसका अपना कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं और कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं, तो ये याद रखना। G7 जो आपका ब्लॉक इंडस्ट्रियल जो होता है, देखो ये फ्रांस, जर्मनी, इटली आ जाता है, वहाँ पे चाइना नहीं, वहाँ पे क्या आपका इटली है, तो ये याद कर लेना। और एक और चीज़ बता दो, G7 जो था वो G8 में आपका फॉर्मेट हो गया था, मतलब G7 से G8 हो गया था जब G7 कंट्रीज़ के साथ। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी बोले मैंने, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। देखो एशिया से एक ही आती है, जापान, ठीक है ना। जापान हो गया, फिर यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर यूएसए हो गया और कनाडा हो गया, ठीक है ना। तो एक और कंट्री जुड़ी थी 1997 में, वो थी रशिया। तो G7 के साथ एक और जुड़ी थी और ये G8 बन गया था, वो था रशिया। हालांकि बाद में जब आपका जो क्या था, यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन पड़ोसी देश है, वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से क्या करता है, रशिया से बाउंड्री साझा करता है। आप मैप में देख लेना, वर्ल्ड मैप में, मैंने पिक्चर नहीं लगा रखी। तो यूक्रेन बिल्कुल रशिया के पश्चिम की तरफ है और उसके यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा पार्ट था यूक्रेन का जिसका नाम था क्रीमिया। तो वहाँ पे रशिया ने क्या किया, जनमत संग्रह करवा दिया अपने हिसाब से और वहाँ पर क्या कर दिया, कब्जा मार दिया। ये बात है 2014 की। उसके बाद क्या था कि G7 कंट्रीज ने क्या कर दिया था, रशिया को बाहर निकाल दिया था। तो रशिया केवल जो पार्ट रहा है G7 का, मतलब G8 जो था वो केवल 1997 से लेकर और 2014 तक चला था। अब आप बात करेंगे क्या रशिया G20 का पार्ट है, हाँ G20 का पार्ट है, पर G7 से हट गया था। G8 कितना हो गया था, G7 हो गया था। तो सबमिट पार्टिसिपेशन लिखा, सबमिट आर हेल्ड एनुअली एंड देखो ये हर साल होता है, होस्टेड बाय द रोटेशन बेसिस ऑफ द ग्रुप मेंबर। और ये क्या होता है, रोटेशन बेस पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जितने भी आपके 7 कंट्रीज है उसे क्या करती हैं, आपका होस्ट करती हैं। द ग्राउंड वर्क फॉर द सबमिट इंक्लूडिंग द मैटर टू डिस्कस फॉलो मीटिंग इज डन बाय द शेरपा। शेरपा जो होते हैं, जो जनरल पर्सनल होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है या डिप्लोमेटिक जो होता है, ये एम्बेसडर हो सकता है, शेरपा बोला जाता है इसको, जो किसी देश को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है, उसे शेरपा बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना। एक जो आपका शेरपा देखने को मिलता है, ये माउंट एवरेस्ट की तरफ जो जाते हैं, गोरखा वगैरह रहते हैं, उन्हें भी शेरपा बोला जाता है। द लीडर ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो इन्वाइटेड, ये होते हैं आपके। तो ये आप याद कर सकते हैं। की पॉइंट जैसे जान सकते हैं। अदर गेस्ट कंट्री, जैसे इस बार अगर देखा जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को इन्वाइट किया गया है। D10
आप पढ़ेंगे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी 10 की बात चल रही है, जो आइडिया किसका, बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन जो यूके के आपके कौन है, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। उनका आइडिया है कि 10 दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उनको साथ में आना चाहिए, एक फॉर्मेशन करना चाहिए ग्रुप का, D10 का। तो G7 तो आपके हो गए, उसमें 3 कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को जोड़ने की बात है, इसलिए इन्हें गेस्ट कंट्री की तरह बुलाया गया है। अगर यूके, इंडिया और G7 की बात करेंगे तो यूके वॉज द P5 परमानेंट। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 आपके परमानेंट होते हैं मेंबर, और आपके जो बाकी होते हैं कितने होते हैं, 15 होते हैं, नहीं 10 होते हैं शायद से, 10 टोटल आई थिंक 10 आपके कैसे मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, उसका भारत सदस्य है अभी, ठीक है ना। अगर ये गलत हुआ बाई चांस, अगर 10 नहीं होंगे, 10 ही है मुझे जहाँ तक 99.99% श्योर हूँ। नॉन परमानेंट में भारत क्या है अभी मेंबर इसका, 2023 तक रहेगा, 2022 से 23 तक रहेगा। तो P5 में आप जानते हैं, P5 में आपका कौन आ जाता है, चाइना आ जाता है, जिनके पास वीटो पावर है, यूके आ जाता है, USA आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। अरे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे ना जितनी कंट्रीज, वो सारे इसका पार्ट है। और कौन आ जाता है आपका, रशिया आ जाता है। चाइना को उन्होंने बाद में क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया। एक और चीज़ बता, चाइना जो था जो आपका कौन सा था पहले, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं आपका, कौन सी कंट्री है यार, वो मेरे दिमाग से हट रही है, ताइवान। ताइवान को रियल चाइना माना जाता था, तो वो पहले मेंबर था। बाद में जाके लगभग 70s के आसपास क्या हुआ था कि आपका जो अमेरिका था उसने रिकग्नाइज किया था चाइना को, जिसे PROC बोला जाता है। चाइना को जो है मेन चाइना लैंड है उसे PROC बोलते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, तो उसको मेंबर बना दिया था, ठीक है ना। अच्छा, तो याद रखना कि G7 मेंबर इनवाइट द, याद रखना, देखो लिखो यूके वॉज द परमानेंट 5। अच्छा देखो जो P5 परमानेंट 5 है, तो भारत इसमें कोशिश कर रहा है यार कि भारत का रिप्रेजेंटेशन भी हो, भारत जैसे देश को भी क्या रखा जाए, परमानेंट मेंबर्स में रखा जाए, तो उसका सपोर्ट करता है यूके, ठीक है ना। और पहली बार G7 मेंबर जो इन्वाइट किया था इंडिया को, वो 2005 में किया था, ठीक है ना। अच्छा, लिखा हुआ था प्रपोज समिट विल बी द फर्स्ट इन द पर्सन G7 समिट इन ऑलमोस्ट 2 years, unite leading democracies to help the world build back better from the coronavirus and create a greener more prosperous future। ये इसकी थीम होगी। तो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो तो G8 कंट्रीज हैं, तो याद रखना 1975 में फॉर्म्ड हुआ था। ये आपके कौन कौन से, यूके, US, जर्मनी, फ्रांस। देखो यूरोप से कौन कौन है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया ये, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज US और कनाडा, और एशिया से केवल जापान आता है। तो ये 1975 में फॉर्म्ड हुआ था। रशिया जो था वो 1997 में ज्वाइन होता है, और 2014 में से विड्रॉ करना पड़ता है। G20 फिर इन सबको मिला के बनता है। तो G20 आई थिंक UPSC में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यानी कि मेंबर नहीं है, ऐसे दे रखे थे 5-6 कंट्रीज दे रखे थे, 4 अलग अलग ऑप्शन में, बताइए कौन सा ग्रुप यानी कि G20 का पार्ट नहीं है। तो याद रखना यार, टर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन। अब याद रखना कि G20 में 20 कंट्रीज नहीं आती, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, G20 में आपके 20 कंट्रीज नहीं, उसमें आता है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 देश। और यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने विड्रॉ कर दिया था, अब कितने के देश बचे हुए, शायद से 27 बचे हुए। तो 27 + 19 9 7 16 और 2 1 3 1 4 46 कंट्रीज हैं टोटल G20 में। यूरोपियन यूनियन भी आता है जिसमें 27 कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है ना। तो उनमें से अब एक चीज़ और थोड़ा दिमाग में रखना है, यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन सा हटा दोगे, क्योंकि देखो यूरोपियन में तो आपका फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, तो इनको हटा देना। तो मैं 46 नहीं लिख रहा, पर यूरोपियन यूनियन में जो अभी देखने को मिलता है 27 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। G20 में टर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन मैंने बता दिया, अर्जेंटीना हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए G7 के बारे में देख लेते हैं। तो 7 मेंबर कंट्रीज है। 1975 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 40% ऑफ द ग्लोबल GDP उस समय था, 110% ऑफ द या 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन था। 2014 में रशिया सस्पेंड होता है ओवर द एनेक्सेशन ऑफ द क्रीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सेटिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन द 1990 वाज मेंट टू। तो ये क्या था भाई, तो सब्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। बाय द इंस्टीट्यूशन इंटरफेस बिटवीन, तो पाके पढ़ने का फायदा नहीं है, हिंदी में बता देता हूँ। अंतर्राज्य परिषद जब बनी थी 1900 सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो संविधान के संघीय प्रावधानों को मजबूत करना था कि जो आपका क्या था, सेंटर जो आपका केंद्र था और जो राज्य थे उनके बीच में क्या करना था कि बोल सकते हैं जो डिस्प्यूट था उसे कम करना था, बेहतर करना, डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इनके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा 1988 में संघ और राज्यों के बीच में मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। अंतर राज्य परिषद इस प्रकार 1990 में स्थापित की गई कि जिसका उद्देश्य संविधान के संघीय प्रावधानों को मजबूत करना था।
इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर अंतरराज्य परिषद के गठन हुआ। तो अगर याद रखना कि इंटर स्टेट काउंसिल जो आती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक। तो ये याद रखना, आर्टिकल 263 में आता है। परिषद की वर्तमान संरचना अगर देखा जाएगा तो उसका हमेशा याद रखना, इंटर स्टेट काउंसिल का हमेशा अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होगा, मतलब अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। उसके जो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के पास विधानसभा और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों के पास विधान नहीं है। याद रखना, अब जैसे आपका दिल्ली हो गया या फिर आपका पुदुचेरी हो गया, तो वहाँ से आपके मुख्यमंत्री आ जाएंगे और बाकी जगह से आपके कौन आ जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आपके कौन आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे। राष्ट्रपति के नियम के तहत राज्यों की विधानसभा और राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के मामले राज्यपाल का नियम याद रखना, अभी राज्यपाल है जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों को प्रधानमंत्री, देखो केंद्रीय मंत्री जो आपकी क्या सेंटर कैबिनेट होती है, तो वहां से प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? 6 मंत्रियों को नामित कर सकता है। स्थायी के रूप से मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों के सदस्यों को आमंत्रित भी किया जाता है। ठीक है ना। परिषद के कार्य और कर्तव्य देख लेते हैं। तो यह एक अनुशंसात्मक निकाय होता है। अनुशंसात्मक को बोला जाता है आपका रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। या ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करता है जिसमें उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए संघ के राज्यों में कुछ या सभी राज्यों में एक समान हित हो। इसके कर्तव्यों में शामिल होता है राज्य के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों को पूछताछ करना और सलाह देना। याद रखना है कि ज्यादातर जो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है या तो लैंड को लेकर होता है, भूमि को लेकर होता है, पर सबसे ज्यादा देखने मिलता है वो पानी को लेकर होता है, नदियों को लेकर, कि नदी का पानी किसे मिलेगा। तो अगर इस हालात में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कर्नाटका, जैसे कर्नाटका हो गया या तमिलनाडु के बीच में आपका कोई वाटर डिस्प्यूट है, तो ये कहाँ पे सॉल्व होगा? तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ की हाई कोर्ट्स नहीं आ सकती, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आपको सॉल्व होगा। या मान लो कि तमिलनाडु, मैं बोल देता हूँ तमिलनाडु या फिर सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर सॉल्व होगा। अच्छा, उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्य या संघ और ये एक से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो सकता है? साझा हित हो सकता है सेंटर और तमिलनाडु और कई राज्य हो सकते हैं जो क्या हो सकता है जिनके बीच में डिस्प्यूट हो। तो उसके निपटारे के लिए आपका क्या बनता है? बोलते हैं अंतर राज्य परिषद बनती है। सेंटर क्या होती है आपके? इंटर स्टेट गवर्नमेंट बनती, इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है ना। इंटर स्टेट काउंसिल क्या हो जाती है? फॉर्म्ड हो जाती है। तो याद रखना 1990 की है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे किसी भी विषय पर सिफारिश करना होता है। तो याद रखना कि इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर अपनी बात रखी जा सकती है। अगर कोई विवाद सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में इसकी चर्चा की जा सकती है। अच्छा, पार्ट जो आपका आता है 9, उसमें आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है ना। उनके बोल सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध दिखाता है। चैप्टर फर्स्ट जो बताता है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बताता है। चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बताता है, जिसमें आपका लास्ट आर्टिकल 263 वो प्रोविजन बताता है कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो याद रखना सरकारिया कमीशन, इससे रिलेटेड कौन है? सरकारिया कमीशन। कब बैठी थी? 1988 में। रिपोर्ट सबमिट कब की थी? 1990 में। चलो, इंटर स्टेट काउंसिल का आपका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। द स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1956 मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द विच क्राइटेरिया। तो आप जानते हैं कि जो पुनर्गठन हुआ था आपका राज्यों का 1956 में, वो भाषाई आधार पर हुआ था। ठीक है ना। तो आंसर है भाषा का, तो सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर क्या हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। मैं पूरी स्टोरी सुना देता हूँ, तो देख लीजिए। तो लिखा हुआ है कि उस समय कितनी थी? 571 आपके क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। तो रीऑर्गेनाइज करना था, मर्ज करना था और फॉर्म करना था 27 स्टेट्स को, 27 राज्य बनाए गए थे। तो इसके लिए आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म होता है 1953 में। ठीक है ना। और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है आपका 1955 में, रीऑर्गेनाइज करता है स्टेट्स को। तो 16 स्टेट बनते हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज बनती है। ये रहता है आपका फजल अली कमीशन। अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। और इसी के मेंबर रहते हैं एच.एन. कुंजरू, आपके एक मेंबर रहते हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट डिवाइडेड द 14 स्टेट्स एंड द 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू नवंबर। और ये किस बेस पे रहता है आपका? लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के बेस में रहते हैं। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, लिंग्विस्टिक एथनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से होते हैं, ये था। और आंध्र प्रदेश के बनता है आपका पहला स्टेट बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो भाषा आधार पर बनता है। उसके बाद तमिलनाडु है, वहीं से निकलता है आपका। 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था तेलुगु स्पीकिंग के आधार पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये पूरा इस तरफ वाला जो दिख रहा है ना ग्रीन में, ये आसाम हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, तो इसे जूम कर दें। जब पीडीएफ शेयर करूँगा तो इस तरफ आसाम है। तो ये आपके 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 16 और 6 यही तो बने थे आई थिंक ना, 16 और 6 मेरे दिमाग से, हाँ 16
और 3 था, नहीं 3 नहीं था यार, 14 और 6 यार, मैं 16 और 6 बोल रहा हूँ, 14 और 6, 14 स्टेट बनते हैं और 6 आपके क्या बनते हैं, तो 14 स्टेट्स और 6 आपकी यूटीज बनती है भारत में, ठीक है ना। तो ये किस आधार पर था, भाषा आधार पर था। फिर मैं बता देता हूँ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये सबसे बड़ा खतरा रहता है भारत को, कहीं अगर भाषाई आधार पर भारत का विभाजन हो गया तो कहीं अलग अलग देश की मांग ना हो जाए। जैसे यूरोप में था आपका, भाषाई आधार पर क्या हो गया था, अलग हो गया, तो यूरोप पूरा डिवाइडेड है। तो जवाहरलाल नेहरू काफ़ी दिक्कत में थे, उनका मानना था कि प्रशासनिक आधार पर क्या बने, प्रशासनिक आधार पर आपके राज्यों का निर्माण हो, ठीक है ना। तो 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब लेती है तो वो लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, कि जो राज्यों का निर्माण होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके आधार पर 4 कैटेगरी सेट की जाती है। पार्ट 1 जो स्टेट्स आते हैं उनमें फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस आते हैं जो ब्रिटिश के कब्जे में थे, और ये क्या कहते हैं जहाँ पे इलेक्टेड होता था गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इनमें आसाम था, बिहार था, बॉम्बे था, ईस्ट पंजाब आता था, मध्य प्रदेश आता था, मद्रास आता था, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता था। सेकंड जो था उसमें आपके प्रिंसली स्टेट्स आते थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो घराने थे, मतलब जो जैसे बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं यार आपके, प्रिंसली स्टेट जहाँ पर क्या होता है राजाओं का क्या होता था, शासन होता था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी हिंदी में। तो वहाँ पर क्या होता था कि फॉर्मर प्रिंसेस जहाँ पे आपके होते थे उसमें आपका 9 स्टेट थे, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर राज्य आ जाता था आपका, मध्य भारत आ जाता, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू बोलते थे। ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, पेप्सू क्या है, पेप्सी नहीं पेप्सू। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचिन, ये आपके क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे यार, क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसली स्टेट थे, प्रांतीय राज्य बोलते हैं आई थिंक सो। चलो आगे चलते हैं। पार्ट सी में भी आपके प्रिंसली स्टेट्स आते थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर नियुक्त होता था। अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी आपकी यूनियन टेरिटरी थी जहाँ पे आपका क्या होता था, गवर्नर अपॉइंट करता था या फिर इंडियन प्रेसिडेंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अब मैं बता देता हूँ इसकी पूरी बैकग्राउंड क्या था कि धर कमीशन आपका 1948 में बनता है, जिसको हेड करते हैं आपके एस के धर, जो आपके जज रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो एग्जामाइन करते हैं केस को और बात करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। पर जब उनकी रिकमेंडेशन आती है तो वो फेवर करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, जो आपका पुनर्गठन होना चाहिए वो किस बेहाफ में होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, बजाय किसके, आपके भाषाई आधार के। तो इसका बहुत विरोध किया जाता है, ठीक है ना, पूरे देश में। फिर इसके मतलब इसको ओवर रिव्यू करने के लिए जेवीपी कमेटी बैठती है 1948 में, ठीक है, उसी साल लास्ट में, जिसको जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब रहता है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब रहता है पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोगों की एक कमेटी होती है जो एग्जामाइन करती है इस रिपोर्ट को, और अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। और ये भी क्या करती है, द आइडिया ऑफ द लिंग्विस्टिक, ये भी बोलती है रिकॉग्निशन द लिंग्विस्टिक बेसिस, हाउएवर द कमिटी स्टेटेड द प्रॉब्लम मे बी री एग्जामाइंड इन द लाइट। तो ये भी क्या करती है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव को बेहतर मानती है लिंग्विस्टिक आधार पर, बोलती है कि अगर नहीं सॉरी लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं, तुलना में किसके, भाषाई आधार के, मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो आपका क्या भारत का निर्माण है या भारत के राज्यों का निर्माण वो होना चाहिए, बजाय किसके, भाषाई आधार पर। हाँ, पर ये बोलते हैं कि अगर पब्लिक डिमांड उठी तो हम री एग्जामाइन कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, मतलब हम दोबारा देखेंगे कि उसे भाषाई आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद होते हैं भाई विरोध प्रदर्शन। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट की मांग उठती है 1953 में। अब होता क्या है कि आंध्र प्रदेश के एक बोल सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट रहता है पोटी श्रीरामुलु, 56 दिन का क्या होता है, हंगर स्ट्राइक लेते हैं। कितने दिन का, पोटी श्रीरामुलु, आप नाम जानते होंगे। 56 दिन आपका क्या होता है, भूख हड़ताल पे मर जाते हैं। उसके बाद भयंकर दंगे उभरते हैं और क्या करते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू को आपके दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को पहला आपका क्या करना पड़ता है, 1953 में बन गया था, ठीक है ना। ये याद रखना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये देख लीजिए 1953 में आपका आंध्र प्रदेश निकल के आ जाता है। हालांकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके बाद निकल जाता है, तो तुरंत ही क्या, तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया जाता है, आपका जो आंध्र प्रदेश है उसे भारत का पहला आपका राज्य बना दिया जाता है भाषा आधार पर। फिर फजल कमीशन जो रहता है दिसंबर 22 1953 में ये आपका फॉर्म्ड होता है, जिसमें 3 मेंबर रहते हैं। तो एक तो आपके कौन रहते हैं, फजल अली, और 2 मेंबर रहते हैं आपके, एक का नाम रहता है KM पणिकर और दूसरे रहते हैं HN कुंजरू। तो ये रहते हैं और यहाँ पर ये बात करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं आपका कितना कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में आपका बनाया जाए। नहीं सॉरी 14 नहीं, 14 6 नहीं था, इनका था 16 स्टेट्स में, सॉरी 16 था, 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया मतलब यूटीज बनाए जाए। जबकि गवर्नमेंट को ये क्या कर देती, गवर्नमेंट इसे क्या कर देती, नकार देती है। याद रखना, फजल अली कमीशन कंफ्यूज मत हो ना, 16 और 3 का था।
स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, फिर उसके बाद स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जिसमें 14+6 और इसी को आगे चलाया जाता है, जिसमें आपके कौन कौन बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। द 6 यूनियन टेरिटरीज बनती, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी यूनियन टेरिटरी रहती है उस टाइम पे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अमनीदीप आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये इंट्रोड्यूस होते हैं। हालांकि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे अगर जूम हुआ तो, जूम हो जाए यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा आपको तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जम्मू कश्मीर है, थोड़ा और जूम होगा यार, ये यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये राज्य थे आपके, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन में ना वो राज्य आपके, ये बॉम्बे था आपका पहले, गुजरात का कुछ पार्ट लगता था, बॉम्बे हो गया आपका, उड़ीसा हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है ना। नीचे की तरफ आपका त्रावणकोर और कूच वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, अलग अलग थे। यहाँ पर आपका पूरा आसाम, आसाम पूरे इस क्षेत्र को बोला जाता, आसाम हो गया। तो इस तरीके से था। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, इस तरीके से। तो आप एक काम करना, खुद से क्या कर देना, इस मैप को एक बार रीड कर देना, ठीक है ना। मैं सीधे आगे चलता हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतना हुआ यार टाइम, अच्छा ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब आर्टिकल्स में उसका जिक्र नहीं है। तो आप जानते हैं मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ अब तक, इतने सारे क्या बोलते हैं लेक्चर ले लिए हैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ के। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब इंट्रोड्यूस होता है, तो बाई एक्ट आता है आपका, एक्ट के थ्रू था 1993 के। तो ये आपकी कैसी बॉडी थी, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी। स्टैट्यूटरी मतलब होता है विधिक निकाय। कैसे होती है, विधिक निकाय, विधिक निकाय है। जबकि बाकी आपके कैसे हैं, तो बाकी आपको देखने को मिलते हैं कैसे, तो बाकी आपके जैसे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो 338 आर्टिकल है, ए में आता है आई थिंक शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना। आपका आर्टिकल 338, फाइनेंस कमीशन है 280 में आ जाता है आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 315 से लेकर 323 तक जाता है। तो बाकी सारे आर्टिकल्स के थ्रू आपके निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए हिंदी में देख लीजिए, संविधान में किस निकाय को उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग और संघलोक सेवा आयोग, ये तीनों जो बॉडीज हैं संवैधानिक है आपकी। कैसी है, संवैधानिक, आर्टिकल के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा निकल के आती हैं। जबकि ये कैसी है, विधिक, एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा निकल के आती, कानून के द्वारा। और ये कैसी, आर्टिकल, अनुच्छेदों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर बात करें, देयर आर द बॉडी दैट आर द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो कंसिडर एज द इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने बताया कि आपके संविधान में उनका जिक्र होगा, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन आ जाता है आपका 326 में आता है, अटॉर्नी जनरल आ जाता है आपका 76 में आता है, कैग आ जाता है आपका 148 में आता है शायद से, कंट्रोलर एंड जनरल फाइनेंस कमीशन 280 में आता है, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट 338 में आता है, 338 में आता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी इसी टाइप में चलती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने बता दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों किस में आ जाते हैं, 315 to 323 में आ जाते हैं। हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए पार्ट जो आपका 15 है इलेक्शन के बारे में आता है, तो 324 आपका डिस्कस करता है किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसके बारे में करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ था, तो याद रखना 25 जनवरी को फॉर्म हुआ था 1950 को। और इसी को 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ये भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 326 में आपका क्या है, ये देखो आपका क्या है, एडल्ट सफरेज है, जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं, जिसकी पहले एज कितनी थी, मैंने अभी बताया था शुरुआत में कितनी थी, 21 थी, और बाद में जाके 18 हो गई थी। ये आपका क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात है, 61st अमेंडमेंट 1988 से आपकी 21 से 18 साल कर दी गई थी। उसके बाद जो देखने को मिलता है, एक तो आपने याद रखना 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस के बारे में, तो इसमें आप याद रखना 338, तो 338 आपका शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर्म हो रहा है शेड्यूल कास्ट रिलेटेड। 338 में 2 आ जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आ जाती हैं और बैकवर्ड क्लासेज आ जाती हैं। वही उसी तरीके से अगर देखें तो 339 में कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स दोनों आते हैं। 340 आपका किससे, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। 341 शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। 342 आपका शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। और 342A आपका सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। उसके बाद आपका 14th आता है, तो उसमें सर्विस अंडर द यूनियन द स्टेट्स। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सर्विसेज आता है, जिसमें आप 312 में पढ़ते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आपके 3 आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे आती है। वहीं अगर चैप्टर 2 में चलेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, उसमें आपका 315 to 323 में दोनों आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना।
नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका कौन सा आता है, तो फिर आता है आपका कौन सा, आपका पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट्स, इससे रिलेटेड है। और यहाँ पे एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 2 जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया। पुराना क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, पर जम्मू कश्मीर अब नहीं है, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है, सबसे स्मॉलेस्ट है अभी भी, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट। अब सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर देखेंगे लार्जेस्ट इन टर्म्स हो तो लद्दाख है। जब आपका कौन सा एक्ट आया था, तो ये आया था ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आया था आपका 2019 में। तो उसके द्वारा क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में, एक तो स्टेट का जो दर्जा था वो छीन लिया गया था, और दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मैं दिखा देता हूँ, तो ये लिखा हुआ कौन सा केंद्र शासित सबसे बड़ा है। तो अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो जम्मू एंड कश्मीर है, फिर मैं बता देता हूँ कि अब आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका लद्दाख होगा। तो ये एरिया दिखा रखा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो ये पढ़ लेना आप लोग। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। नीचे वाला जो येलो में दिख रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर था आपका, यूनियन टेरिटरीज है। ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसके पास अपनी क्या होगी, विधान सभा होगी भविष्य में। अभी तो नहीं है, अभी तो खैर इसे डिसॉल्व कर रखा है। और लद्दाख आपकी बिना विधानसभा की होगी, ठीक है ना, इसमें मतलब आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो अब सबसे बड़ी यही है, अगर आप पूछा जाएगा किसके हिसाब से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि जम्मू कश्मीर का 42,241 किलोमीटर स्क्वायर है। तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, लास्ट क्वेश्चन है, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिस्कस द बजट। मैंने बताया था सबसे पहले जो होता था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था और पावर जो दी गई थी बजट से। बजट कोई वर्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह हमारे संविधान में इसकी जगह जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका क्या, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। आर्टिकल कौन सा है, 112, आर्टिकल कौन सा है, 112। तो बजट कोई वर्ड नहीं है, ये यूज़ किया जाता है आपका एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के आधार पर, ये इसकी जगह यूज़ किया जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है ना। हिंदी में ये लिखा, विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो देख लेते हैं, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निम्नलिखित प्रावधान रखता था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनके आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। इसमें विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई तथा उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों पर संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसने निम्नलिखित के कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए प्रावधान किए थे। प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल व्यापार मंडल की सिफारिश पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद और जिला मंडलों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघ और जमींदारी और मंडलों की सिफारिश पर राज्यों द्वारा राज्यपाल द्वारा प्रांतीय परिषद। याद रखना, तो वायसराय के पास कौन सा, प्रांतीय विधान परिषदों पर बंगाल व्यापार मंडल आ जाता था, बाकी चीज़ें आपके राज्यपाल के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषद आती थी। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये प्रयास कि दोनों लैंग्वेजेस में लाने का जो आपकी बोल सकते हैं फरमाइश थी, डिमांड थी। तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ आपका जो होगा वो 41 to 60 क्वेश्चंस के होगा टोटल, ठीक है ना। जितनी मैंने दो वीडियोस बनाई, एक ही आपका क्या हो जाएगा, पीडीएफ में आ जाएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं दिख रही तो पीडीएफ में आप जूम करके उन्हें देख सकते हो और अच्छे से रीड करना, ठीक है ना। तो जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी आपका क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो ले सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।